कविता, वेरी गुड इवनिंग। कल की क्लास को मैं और आगे लेकर चलता हूँ। एक बार मुझे कंफर्म करिएगा, कविता और महेंद्र, कल तक की जो क्लास आपने देखी वो आपको अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। कविता एंड महेंद्र, कल तक हमने जो भी पढ़ा है, क्या वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है? जी, ओके। महेंद्र, आप? चलिएगा, अपन अपनी कल की क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक का तो मैटर अपना हो चुका था। ये भी अपन ने देख लिया था, जो मुस्लिम तुष्टिकरण वाला। तो कुल मिलाकर जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि जो मैंने आपको कहा, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। कल वाले टॉपिक को यदि मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूं, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जितनी बार भी कांग्रेस अध्यक्ष बने और बाद में जब उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मिली, तो स्वाभाविक पसंद नहीं थे न प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के, और न 1929 में जब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पहली बार लाहौर के अंदर बनाया गया था। वेरी गुड इवनिंग विजेंद्र। आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि ये गांधी जी की अनुकंपा थी, ये गांधी जी की ही कृपा थी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नेहरू जी ने अपार ख्याति प्राप्त करी थी। कांग्रेस के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, क्योंकि कांग्रेस ने विदेशों में जितने भी डेलीगेशन भेजे, कांग्रेस ने विदेशों में जितने भी शिष्टमंडल भेजे, उन सबका नेतृत्व करने का सौभाग्य नेहरू जी को प्राप्त हुआ। नेहरू जी ने उस काम को बखूबी बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। अब हमें यह देखना है कि कांग्रेस एवं देशी रियासतों, कांग्रेस और देशी रियासतों के संबंध असल में किस प्रकार के थे। देखिएगा, यह भी एक नया यह भी एक काफी नया टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जितनी भी अधिवेशन हुए उन सबके किस प्रकार से देशी रियासतों के साथ कांग्रेस ने अपने संबंधों को किस प्रकाश में देखा। पहला अधिवेशन 1920 है। पहला अधिवेशन 1920, आपको मैं कंफर्म कर दूं, नागपुर अधिवेशन है। राइट, नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई थी सी विजय राघवाचार्य के द्वारा। याद रखिएगा, सी विजय राघवाचार्य जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और यहीं पर सी आर दास ने, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, यहीं पर सी आर दास ने पहली बार, यहीं पर सी आर दास, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, चितरंजन दास, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के आप राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को प्रांतीय चुनावों में भाग लेने के प्रश्न पर कांग्रेस से अलग होकर स्वराज दल का गठन किया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, तो ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। इस नागपुर अधिवेशन में इन्हीं सी आर दास ने, चितरंजन दास ने, गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और उसे पारित करवाया, और ये फैसला लिया गया कि असहयोग आंदोलन आरंभ किया जाएगा। आप लोग जानते हैं, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था।
असहयोग आंदोलन। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूं, 5 फरवरी 1922 को जब गोरखपुर के अंदर चोरी चोरा कांड होता है, चोरी चोरा की जब हिंसा होती, तो उससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने अकेले ने अपने दम पर फैसला कर लिया 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कि जब ये बारदोली में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुई, बारदोली कहाँ पर है ये बात भी गौरतलब है, गुजरात के अंदर। तो बारदोली में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुई गुजरात में 12 फरवरी 1922 को, तमाम प्रमुख नेता जो अनुपस्थित थे क्योंकि वो जेल में इस समय बंद थे, तो उस दौरान गांधी जी ने अकेले ही इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया था। इस नागपुर अधिवेशन में सी विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में जो हुआ, वहां पर पहली बार देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन को स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बार नागपुर अधिवेशन में इस बात पर चर्चा होती है, ये प्रस्ताव रखा जाता है देशी रियासतों के संदर्भ में, राइट। इसके बाद यदि हम और आगे बढ़ें, तो जो जबलपुर अधिवेशन होता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 1935 में, 1935 में, वहां पर जो अधिवेशन, जो उस इस कार्य समिति में असल में जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे जे राजस्थान की रियासतों में, आप जानते हैं राजस्थान की रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन क्यों चलाए गए थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था रियासतों में भी ब्रिटिश लोकतंत्र की भांति उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग को लेकर जो आंदोलन चलाए गए थे वो थे असल में प्रजामंडल आंदोलन। इन्हें सपोर्ट किया गया 1935 के अंदर। एक और बड़ा विशिष्ट टॉपिक है कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को कब कब गैर कानूनी घोषित किया। आप लोग सोचिएगा किस प्रकार के टॉपिक्स यहाँ पर निकलकर आपके सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी इस तरह के टॉपिक्स की। पहली बार जून 1930 में जब प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, आप लोगों को मालूम होगा कि 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से, याद रखना, अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की थी। दांडी यात्रा, और इसका अंत हुआ था 5 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर, और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह या प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया, जिसका अंत 5 मार्च 1931 के अच्छा सुमित्रा, ठीक है, जाओ जाइए, अच्छे से तैयार होके जाइएगा। 5 मार्च 1931 का जो जो दिल्ली समझौता था, दिल्ली पैक्ट भी कहा गया है इसको, या इसे आप गांधी इरविन समझौता भी पुकारते हैं। 5 मार्च 1931 का गांधी इरविन समझौता। तो फिर उस गांधी इरविन समझौते के द्वारा इस सभी ने अवज्ञा आंदोलन का अंत कर दिया गया था। अर्थात इस सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जून 1930 में
पहली बार कांग्रेस को प्रतिबंधित किया गया। दूसरी बार जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, आप में से कई लोगों को पता ही नहीं है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेकर हिंदुस्तान लौट आए थे भारत इंग्लैंड से। वहां उनकी कोई बात नहीं मानी गई। दूसरे लफ्जों में कहूं, दूसरे शब्दों में कहूं तो उनका वहां पर अपमान हुआ, जिन्ना, अंबेडकर आदि आदि। इस द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी 4 जनवरी 1932 से लेकर 34 तक कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया। और जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, आप लोगों को जानकारी होगी, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ कर दिया गया था प्रातः काल में। तो 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, उसके पहले ही कांग्रेस को पुनः प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक बार इस टॉपिक को भी ढंग से देख लीजिए यहां तक का। सॉरी, जो भी दिक्कत हो मुझे बताइएगा एक बार, और यदि अच्छे से समझ में आ जाए तो मुझे हैंड रेज कर दीजिएगा। विजेंद्र, कविता एंड महेंद्र, आराम से पढ़ लीजिए आप लोग इस पूरे मैटर को। जी विजेंद्र, ये अपन ने यहीं से पढ़ा है, कांग्रेस एवं देशी रियासतों से। ये माफ करना, मेरे को अपने गले की प्रॉब्लम सी हो रही है। आराम से देख लीजिए पूरे मैटर को, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सा ये फैक्ट सब आपके सामने आ रहे हैं। आगे देखिए, इस पूरे मैटर को दोबारा देखिएगा। विजेंद्र बतलाइएगा जब पढ़ लें आप लोग। जी विजेंद्र, कविता। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन कौन से कांग्रेस अधिवेशनों में पहली बार उपस्थित होते हैं। पहली बार, काफी महत्वपूर्ण लिस्ट है, प्रयास किया है आपको। देखो, पहली बार महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति किसी भी कांग्रेस अधिवेशन में 1889 के बॉम्बे अधिवेशन में, जब अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न नामक अंग्रेज यूरोपीय के द्वारा की गई। इसी अधिवेशन में कांग्रेस को पहली बार जिस महिला बैचलर ने या महिला स्नातक ने फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कादम्बनी गांगुली ने पहली बार संबोधित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले एवं बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार जिस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया वो 1889 का यही विलियम वेडनबर्न वाला बॉम्बे अधिवेशन था। महात्मा गांधी जी ने पहली बार जो भाग लिया किसी भी कांग्रेस अधिवेशन में, वो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दिनशा इदलची वाचा के द्वारा की गई थी। पहली बार महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे अमृतसर अधिवेशन में 1919 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लगाए गए। पहली बार अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार जैसा लाल कुर्ती स्वयं सेवक आंदोलन चलाया था। लाल कुर्ती स्वयं सेवक आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब है, जब लाहौर का अधिवेशन होता है 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई, उसमें इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने अध्यक्षता की थी। इस मैटर को भी एक बार देखिए ठीक से, देखकर मुझे कंफर्म करिएगा समझ में आ चुका है क्या।
जी विजेंद्र, कविता। राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिएगा, कांग्रेस ने कई प्रकार के दिवस आयोजित किए। 9 मई 1936 को अबिसीनिया दिवस, 10 मई 1936 को सुभाष दिवस, सुभाष चंद्र बोस को बंदी बना लिया गया था। फिलिस्तीन दिवस मनाया गया 1937 में 27 अक्टूबर को। ये तीन प्रमुख दिवस तो आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं। इनके पहले जो मनाया गया था वो था 26 जनवरी 1931 को। जब नोट्स आपको मिल जाएंगे उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। 26 जनवरी 1931 को ब्रिटिश भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ब्रिटिश भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस। आप में से अधिकांश लोगों ने इस चीज को अवश्य पढ़ा होगा। 26 जनवरी 1931 को, और इसकी उद्घोषणा लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कर दी गई थी। फिलिस्तीन दिवस के बाद एक दिवस और आता है, चीनी दिवस। उसका एग्जैक्ट डेट मुझे अभी जानकारी नहीं मिल रही है। चीनी दिवस वो भी मनाया जाता है। वो तमाम चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है साहब। इसके बाद देखिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिए, मुझे कंफर्म करिएगा यहाँ तक की बात देखकर कि समझ में आ गया है यहाँ तक का मैटर आप लोगों को। राइट। मैं एक बार फिर भी देख लूं, चीनी दिवस जो है, हालांकि जल्दी ही मेरे को मिल जाएगा। चीन का जो दिवस है, याद रखिएगा, 12 जून 1938 को मनाया गया है। याद रखिएगा, चीन का दिवस 12 जून 1938 को, चाइना डे। इसका आयोजन 12 जून 1938 को किया गया है। नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें प्रमुख कांग्रेस अध्यक्ष देखने हैं। मैं समझता हूँ ये सिंपल सा टॉपिक है। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। अच्छा, ये बातें मैंने आपको पहले बतला दी थी, तो मैं अब यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। एक बार आप देख लीजिए, हम इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके थे। बस आप दोनों देखकर विजेंद्र और कविता हैंड रेज कर दीजिएगा यदि आप लोग इसको पढ़ लें, समझ लें इस पूरी बात को। हमसे देख लीजिए। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1885 बॉम्बे अधिवेशन में प्रथम ईसाई अध्यक्ष WC बनर्जी। जी कविता। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू है, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी। जी विजेंद्र। महेंद्र, आप भी देख लीजिए भैया इस पूरी लिस्ट को। ये लिस्ट क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसे आराम से देख लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए। यहाँ से मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन कभी कभार मान लीजिए पूछ ले तो अपन सेफ जोन में अपने आप को सदैव रखकर चलें। चलिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। राइट। देखो, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। तीन तीन बार दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, पहले भी बोल चुका था मैं इस बात को। 1886, 1893, 1906, तीन बार दादा भाई नौरोजी। सबसे कम उम्र के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, 35 वर्षीय, 1923 के दिल्ली विशेष अधिवेशन में। राइट। ये बात भी याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है। बाल गंगाधर तिलक यद्यपि कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए गए,
कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए गए, लेकिन इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जो बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, उन्हें एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने की मतलब उन्हें सौभाग्य प्राप्त तो था, लेकिन चूंकि वो उस टाइम पर वैलेंटाइन शिरोल की पर मुकदमा करने के लिए चले गए थे ब्रिटेन, तो वो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए। और ये अधिवेशन कौन सा था? 1918 वाला, जिसकी अध्यक्षता फिर आगे जाकर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा आजादी, जिस समय भारत आजाद हुआ उस टाइम पर वैडनबर्न ऐसा ब्रिटिशर था जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। जिस समय देश आजाद हुआ, जेबी कृपलानी साहब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आचार्य जेबी कृपलानी। आजादी के बाद जो पहला जयपुर अधिवेशन हुआ उसमें पट्टाभी सितारमैया कांग्रेस अध्यक्ष थे। कुल 5 अंग्रेज याद रखिएगा कांग्रेस अध्यक्ष रहे। जॉर्ज यूल 1888 में, विलियम वैडनबर्न 1889 में, अल्फ्रेड वेब 1894 में, सर हेनरी कॉटन 1904 में, 1910 में दोबारा विलियम वैडनबर्न आए और एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी। जबकि कुल पूरे इतिहास में कुल 3 महिला अध्यक्षा रही। एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता, सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर और नलिनी सेनगुप्ता 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। ये बात भी याद रखिएगा, वो अध्यक्ष कौन है जिसके भाषण ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्र निर्माण की योजना की रूपरेखा खींच दी थी। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का जो जो भाषण था, वो भारत के भविष्य की योजना की पूरा खाका खींच रहा था। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जब चुनाव हुए, वो मौका था त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन पहली बार, जिस त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सितारमैया को 1377 के मुकाबले 1580 मतों से परास्त किया था। और दूसरा मौका आया रामगढ़ बिहार के अंदर 1940 में, जब अध्यक्ष पद के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एम.एन. रॉय, आप लोग जानते हैं एम.एन. रॉय का पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। साम्यवाद के दौरान आपने पढ़ा था, इन्हें भारतीय साम्यवाद का अमर पुरोधा भी कहा जाता है। ये तमाम चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। एम.एन. राय को भारतीय साम्यवाद का अमर पुरोधा भी कहा गया है। याद रखना, कल आपका टेस्ट होगा फाइनली। इस बार काफी लेट ये टेस्ट हो पा रहा है। जो श्रमिक आंदोलन वाला जो टेस्ट आपका संडे को होना था, जो श्रमिक आंदोलन वाली जो परीक्षा आपकी होनी थी रविवार को, वो कल होगा। और संडे को इस बार जो टेस्ट होगा वो होगा, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का। इस संडे को जो टेस्ट होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता का। इस रविवार को, कल जो होगा वो श्रमिक आंदोलन की परीक्षा आपकी होगी। तो रामगढ़ के अंदर जो एम.एन. राय साहब थे, उन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 183 के मुकाबले 1864 मतों से परास्त किया था। मानवेंद्र नाथ राय साहब ने 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये इसकी परीक्षा हो चुकी है, इसका टेस्ट हो चुका है। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। पहली बार पहली बार अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्र ने गांधी की अपील को कब ठुकराया? गांधी को कब बौना सिद्ध कर दिया जनता ने? लेकिन गांधी जी उससे भी सबक नहीं लिया। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में
जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को बुरी तरह से शिकस्त दी थी, लेकिन गांधी जी मानने को तैयार नहीं थे। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जो अध्यक्षीय भाषण था, वो कांग्रेस अधिवेशन के इतिहास का सबसे छोटा भाषण था। बीमार थे वे, सुभाष चंद्र बोस स्ट्रेचर पर लाए गए थे अधिवेशन स्थल तक। यद्यपि उनको 52 हाथियों के जुलूस से लाने की प्लानिंग थी, बाद में उनकी बीमारी के चलते उनकी तस्वीर को उनकी स्थान पर हाथियों के जुलूस पर रखा गया था। यदि मैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंधों की बात करूं, पहली बात यदि मैं आपसे कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के पर्सनल संबंधों की बात करूं, उससे पहले यहां तक का मैटर एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और मुझे बताइएगा, क्या यहां तक की बात भी आपको समझ में आ चुकी है? विजेंद्र, धर्मेंद्र, कविता और महेंद्र। जी विजेंद्र, कविता, महेंद्र, धर्मेंद्र, आप? जी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यदि बात की जाए, जग जाहिर सी बात है कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण किया। पहली बार कांग्रेस ने 1912 के अपने बांकीपुर अधिवेशन में, आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कि अवधि के हिसाब से, अवधि कितने समय से कब तक चला। जी धर्मेंद्र, मुझे आप समझ में आ गई आपकी बात। तो कब से कब तक ये आंदोलन चला, जो बांकीपुर अधिवेशन है, उस अवधि के हिसाब से कांग्रेस का 1912 का बांकीपुर अधिवेशन सबसे छोटा अधिवेशन था, आप लोग जानते हैं। अवधि के दृष्टिकोण से सबसे छोटा कांग्रेस अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की गई थी आगा खां के द्वारा। इसकी अध्यक्षता की गई आगा खां के द्वारा। इस बात को भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, आप गौर करिएगा, मुसलमानों को निकट लाने के लिए 1913 के कांग्रेस अधिवेशन ने यह फैसला किया कि नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर को अध्यक्ष बनाया जाएगा। मतलब कांग्रेस ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये अलग बात है कि फिर लीग ने पीठ पर छुरा घोंपा। मेरी जो तकलीफ है वो सिर्फ इतनी सी है कि आप क्यों नहीं पहचान पाए समय रहते जहरीले मंसूबों को मुस्लिम लीग के। और यदि आप पहचान गए थे तो फिर उससे बड़ी बेवकूफी नहीं है कि आपने राष्ट्र को दहकते दावानल की भट्टी में झोंक दिया। 1914 के कांग्रेस अधिवेशन से यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस के मंत्रियों में कम से कम एक मुसलमान मंत्री को भी रखा जाएगा। और एन सुब्बा राव के साथ पहली बार नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, जिन्होंने 1913 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उन्हें चुना गया। 1915 में का जो अधिवेशन होता है बॉम्बे का, उसमें पहली बार मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का एक दल भी सम्मिलित किया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। पहली बार मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का दल कांग्रेस में यदि सम्मिलित होता है तो 1915 का बॉम्बे अधिवेशन है। जबकि 1916 का जो दिसंबर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उस लखनऊ अधिवेशन में तो एक पैक्ट, एक समझौता होता है लीग और कांग्रेस के मध्य में, जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता भी होता है। तिलक एवं जिन्ना के प्रयासों से पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन में साथ साथ आती हैं। याद रखिएगा, यद्यपि मदन मोहन मालवीय काफी नाराज होते हैं इस समझौते पर, लखनऊ पैक्ट पर, कि आपने हिंदू हितों की बलि चढ़ा दी मुसलमान हितों को लेकर। और यहीं पर पहली बार ब्लंडर मिस्टेक भी की जाती है, याद रखिएगा। पहली बार यहीं पर यह भी याद रखना, और यह बात भी याद रखना कि 1916 के लखनऊ पैक्ट में लीग और कांग्रेस पहली बार साथ साथ आते हैं। और 1924 का जो महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता वाला जो बेलगांव
कर्नाटक का बेलगांव जो अधिवेशन था, वहां पर लीग और कांग्रेस अपने अपने अलग अलग रास्ते चुन लेती है। यानी कि कांग्रेस हमेशा से बेवकूफों का दल रहा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे। लीग ने कांग्रेस का साथ लेकर इतने लंबे समय तक अपने संवैधानिक स्थिति की मान्यता मनवा ली। आप समझना इस बात को, कांग्रेस ने अपनी संवैधानिक स्थिति की जो मतलब जो मान्यता थी वो कांग्रेस से मनवा ली। और जैसे ही आपका उल्लू सीधा हुआ, आपका उल्लू सीधा होने के बाद आपने कांग्रेस को ठेंगा दिखाकर, बिल्कुल ठेंगा दिखाकर आपने अपना रास्ता अलग से अख्तियार कर लिया। कहां? 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। यहां तक की बात को एक बार ठीक से देख लीजिए, तुरंत जितना जल्दी हो सके, और देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सारी बात को अच्छे से देख लो। जी विजेंद्र। कविता। आराम से एक एक चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर उसके बाद मुझे अपना धर्मेंद्र। राइट। आइएगा। महेंद्र पढ़िए भैया यहाँ तक। लीजिए धर्मेंद्र जी। ये 1912 का बांकीपुर अधिवेशन वाली बात थी, कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा कि एक बार आप इस बात को अच्छे से देख लें, सही रहेगा। कि आपके साथ साथ मेरे नोट्स भी अपडेट होते रहते हैं इसी टाइम पर, ताकि अब मैं कांग्रेस अधिवेशनों की बात आपके सामने लेकर चल रहा हूं। यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सी एक डील रहेगी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखिएगा, यदि हम कांग्रेस अधिवेशनों की बात करें तो जैसा कि हम पहले भी इस बात को कई बार देख चुके हैं, मैं बार बार बोल चुका हूं कि 1885 से लेकर 1947 के दौर में, याद रखिएगा इस बात को, 1885 से लेकर 1947 के दौर में कुल 57 अधिवेशन होते हैं, जिनमें 54 वार्षिक हैं और कुल विशेष अधिवेशन 3 है। विशेष अधिवेशन है 1918 का बॉम्बे अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम के द्वारा की गई। 1920 का कलकत्ता विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई। 1923 का दिल्ली विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता 35 वर्षीय मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई, जो इस समय मात्र 35 वर्ष के थे और संपूर्ण कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मात्र 35 वर्ष की उम्र। मैंने पहले भी कहा था 1885 से लेकर 1929 तक तमाम जो नियमित वार्षिक अधिवेशन थे वो दिसंबर में हुए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते ये वार्षिक अधिवेशन नहीं होता है। 1935 में ठंड के चलते, 37 में प्रांतीय चुनावों के कारण, और 1941 से लेकर 45 तक आप लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के चलते। चूंकि 1940 में
बिहार का जो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें आप लोगों ने पढ़ा मुझसे अभी ऊपर पीछे की स्लाइड्स में कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जो सबसे कम उम्र के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सीपीआई के संगठनकर्ता एमएन राय, मानवेंद्र नाथ राय को परास्त किया था। वर्ष जिसमें दो दो बार अधिवेशन हुए, 18 में विशेष और वार्षिक, 1920 में विशेष एवं वार्षिक, 1923 में विशेष एवं वार्षिक, 36 में विशेष एवं वार्षिक। नहीं रे, आ 36 में भैया कोई विशेष नहीं है। 36 में अप्रैल में जो हुआ वो तो 1935 का दिसंबर वाला था, और दिसंबर 1936 में जो हुआ वो वार्षिक था। तो माफ करना जो गलती से बोला मैं, 36 में कोई भी विशेष नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है। अब मैं थोड़ा सा और आगे आपके सामने बढ़ता हूँ। राइट, आइएगा। अब मैं सारी कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ प्रथम अधिवेशन से, और आप कैसे भी इस चीज को देख लीजिए, ये दोबारा आपको रिवीजन करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सा चैप्टर है, बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है, और जितनी इंपॉर्टेंट जानकारियां एक साथ निकाल सकता था मैंने निकाल दी है। ये चार्ट मैंने इसलिए स्किप किया है क्योंकि चार्ट मैंने आपको समझा दिया था। चार्ट आपको माइक्रो नोट्स में, कंप्लीट चार्ट आपको मिलेगा बहुत माइक्रो नोट्स के रूप में, बहुत ही शानदार नोट्स के रूप में। जैसे एक बार ये आधुनिक भारत वाला पोर्शन अपना कंप्लीट होता है, काम निरंतर उस पर जारी है। अब मैं जितने भी अधिवेशन उनको खोलकर आपके सामने फुल एंड फाइनल फ्लैश में रख रहा हूं, ताकि जब आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले तो आप लोगों को बिल्कुल भी भय आपके सामने नहीं रहे। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के अंदर, याद रखना कहां पर संपन्न होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर ये कांग्रेस अधिवेशन संपन्न होता है, जिसके अंदर कुल प्रतिनिधि जो मौजूद थे वो 72 प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। और ये प्रतिनिधियों की संख्या के हिसाब से ये बॉम्बे वाला जो अधिवेशन था सबसे छोटा अधिवेशन था। आप लोग जानते हैं कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, और एओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेन ह्यूम ने ही इस अधिवेशन के अंदर, ये बात भी महत्वपूर्ण है, इस अधिवेशन के अंदर प्रथम अध्यक्ष चुनने के लिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वमान्य तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। ये कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू, क्योंकि थे तो ब्राह्मण लेकिन बाद में आपने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, तो आप प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्रथम अधिवेशन के अंदर ही, ये बात भी आपको याद रखनी है, प्रथम अधिवेशन के अंदर ही दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया था कांग्रेस, क्योंकि इससे पहले ये जो कहलाया करता था ये था भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस का जो मूल नाम था उस जमाने में वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर नाम दिया गया इसे कांग्रेस। द्वितीय अधिवेशन जो होता है कलकत्ता में होता है 1886 में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इसमें ये चर्चा हुई कि पहली बार कि हमें कोई विधान बनाया जाना चाहिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, जिसने कहा था, कभी कहा था इसने चतुर्थ अधिवेशन के अंदर कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है।
कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो उस डफरिन ने चाय पार्टी दी थी द्वितीय अधिवेशन के दौरान। पहली बार यहाँ पर एक राष्ट्रीय गीत बजाया गया जिसकी रचना कवि हेमचंद्र के द्वारा की गई थी। लॉर्ड डफरिन ने जो टी पार्टी दी, तब ये कहा कि मैंने कांग्रेस के जनों को, प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये टी पार्टी नहीं दी है, मैंने कलकत्ता आए विशिष्ट मेहमानों को ये पार्टी दी है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए दादा भाई नौरोजी के नाम का प्रस्ताव, याद रखिएगा, बाबू जय किशन मुखर्जी नामक एक जमींदार के द्वारा किया गया था। तृतीय अधिवेशन जो है वो 1887 में 28 दिसंबर को मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया। यहाँ पर मद्रास गवर्नर लॉर्ड कॉनरमारा सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन लॉर्ड डफरिन ने इस बात की परमिशन नहीं दी। पहली बार मद्रास अधिवेशन में जिस स्थल पर अधिवेशन किया गया, वहां पर एक विशाल पांडाल का निर्माण किया गया था, पहली बार मद्रास अधिवेशन के अंदर। यहां तक के मैटर को पढ़िए, पढ़कर मुझे बताइएगा क्या समझ लिया है आप लोगों ने। आराम से देख लीजिए, जस्ट टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तैयारी इस ढंग से करना, मैं काफी वक्त ले चुका हूं इस अध्याय में, और स्टिल आई हैव नॉट अपलोडेड फाइनल कॉपी ऑफ पीडीएफ स्टिल, सो स्टिल आई एम वर्किंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद, इतना वक्त लगने के बाद, फिर कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए आपको। ये चैप्टर इतने ढंग से तैयार हो कि पूरा आधुनिक भारत का बेस आपका तैयार हो जाए। कितना ही कठिन पेपर आपके सामने आए, लेकिन आप उसे खुशी खुशी हल करें। धर्मेंद्र, कविता, महेंद्र, मुझे बताइएगा भैया, क्या ये पूरी स्लाइड आपने पढ़ ली है? आगे बढ़ जाऊं? जी महेंद्र, कविता, राइट, एंड धर्मेंद्र। महेंद्र, व्हाट अबाउट यू? ये बात भी याद रखिएगा। महेंद्र बताइएगा मुझे, पढ़ लिया है आपने भैया? आई थिंक ही इज एब्सेंट। तो ये पहला अधिवेशन था जिसको आप मद्रास अधिवेशन कहते हैं। ये पहला अधिवेशन था जहां पर ये निर्णय लिया गया कि हमें अधिवेशन के कार्यों के संचालन के लिए एक समिति का निर्माण किया जाना चाहिए, जो आगे जाकर सब्जेक्ट्स कमेटी यानी कि विषय निर्धारणी समिति कहलाए, जिसका कार्य था एजेंडा तय करना कि कौन से अधिवेशन में हमें क्या क्या कार्य करने होंगे। पहली बार कौन कौन से कार्य करने होंगे? पहली बार इसी अधिवेशन में, इसी तृतीय अधिवेशन, मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी वाला अधिवेशन, जिसके अंदर पहली बार नारा दिया गया, कांग्रेसी बनो। याद रखिएगा, कांग्रेसी बनो का पहली बार नारा कांग्रेस अध्यक्ष पद से प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने 1888 के मद्रास अधिवेशन में दिया। मतलब वहां से अपील की गई आम जनता से कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए। पहली बार इसी अधिवेशन में तंजौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ कमिश्नर और लोकल पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर मुकन सरी के द्वारा किसी भारतीय भाषा में भाषण दिया गया, और वो भाषा थी तमिल। जो भाषण देने वाले थे वो थे मुकन सरी। एलन ऑक्टेन ह्यूम ने काफी विरोध किया, लेकिन आर्म्स एक्ट के विरुद्ध यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया। असम कुली एक्ट को यहाँ पर इसलिए पारित नहीं होने दिया गया, यह कहते हुए कि ये इसका विषय प्रांतीय है। पहली बार गोरक्षा के विषय में मुसलमानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, वही मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति, ये बात कही गई कि जो धार्मिक विषय से जुड़ा हुआ जो मसला होगा उसे कांग्रेस अधिवेशनों में नहीं उठाया जाएगा, गोरक्षा के विषय पर। खैर क्या बोलूं मैं, चलिए आगे। चतुर्थ अधिवेशन दिसंबर 1888 में इलाहाबाद में होता है, जहां पर पहली बार कोई अंग्रेज अध्यक्ष बनता है, जॉर्ज यूल। यहाँ पर वही वही धर्मनिरपेक्षता का ढोंग यहाँ पर दोबारा किया जाता है।
कि जिस प्रस्ताव के कारण यदि हिंदू मुस्लिम संप्रदायों में आम सहमति नहीं बनती है तो हम उस पर पेश नहीं करेंगे विचार। जनरली ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। हिंदुओं वाली बात तो मेरा इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते, मुझे कहीं याद नहीं आता है। पांचवा जो अधिवेशन था, ये बात भी याद रखिएगा, ये जो पांचवा अधिवेशन था, ये अधिवेशन था असल में 1889 में बॉम्बे में, जिसमें दूसरा यूरोपीय जॉर्ज यूल के बाद गद्दी पर आता है, अध्यक्ष बनता है विलियम वैडनबर्न। और इसी अधिवेशन में यह फैसला लिया गया था 1889 में कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना लंदन में की जाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना लंदन में की जाएगी। इसका जो मुखपत्र था आप लोगों को मालूम है, वो इंडियन था। शुरुआत में वो मासिक था, बाद में उसे साप्ताहिक वीकली कर दिया गया। लेकिन सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो 1931 का कराची अधिवेशन, जो कराची अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, जो कराची अधिवेशन हुआ था, उस कराची अधिवेशन में इस ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी आप राष्ट्र विरोधी कार्यों में लगे रहे। तो विलियम वेडनबर्न की अध्यक्षता वाले इस कांग्रेस अधिवेशन में एक और ब्रिटिश सदस्य उपस्थित हुआ था, इसका नाम था W.S. कैन। पहली बार महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति यहीं देखने को मिली। पहली बार कांग्रेस को किसी महिला के द्वारा यहाँ संबोधित किया गया। उस महिला का नाम था कादम्बनी गांगुली, जो कि प्रथम स्नातक थी कलकत्ता विश्वविद्यालय से। यहाँ पर कुल 10 महिला प्रतिनिधि उपस्थित हुई थी, उनमें एक पंडित रमाबाई भी थी, काफी बड़ा नाम है। और साथ में आपके कादम्बनी गांगुली तो आ ही गई हैं। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक ने भी पहली बार इसी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ब्रिटिश संसद के जो सदस्य थे चार्ल्स ब्रेडला, वो भी इस अधिवेशन में उपस्थित हुए थे। और बाद में उन्हें, चूंकि उन्होंने इंडियन इंटरेस्ट वाली बातें करी, भारत के पक्ष वाली बातें करी, इसलिए उन्हें मेंबर फॉर इंडिया भी कहा गया है। दोबारा देखिए इन सारी बातों को, ये चतुर्थ अधिवेशन है बदरुद्दीन तैयब जी वाला 1888, नहीं सॉरी 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 मुझे माफ करना, विलियम वेडनबर्न वाला 1889, माफ करना, सॉरी, बॉम्बे वाला। इसको आराम से देख लीजिए आप लोग। बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन 1889, अध्यक्षता करी किसने? विलियम वेडर्न बॉन्ड के द्वारा। देखिएगा अच्छे से, मुझे बताइएगा। जी विजेंद्र। धर्मेंद्र, कविता, महेंद्र, क्या आपने भी पढ़ लिया है? जी कविता, धर्मेंद्र एवं महेंद्र। और जल्दी करिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छठा कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो 1890 में फिरोज शाह मेहता, जिन्हें बॉम्बे का बेताज बादशाह भी कहा गया है।
याद रखना, फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल के नेताओं के घोर विरोधी थे और सूरत अधिवेशन के बाद जब तक जिंदा रहे फिरोज शाह मेहता, उन्होंने गरम दल लोगों की वापसी नहीं होने दी। इस छठे अधिवेशन में एक प्रस्ताव ये रखा गया था, इस छठे अधिवेशन 1890 में, कि 1892 का जो अधिवेशन है वो भारत के स्थान पर इंग्लैंड में किया जाए और उसमें कम से कम 100 प्रतिनिधि भाग लें। यद्यपि ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा संभव नहीं हो पाया। 1891 के अधिवेशन में संविधान पारित होता है। क्लियर। 1894 का जो कांग्रेस अधिवेशन है मद्रास में, एक अन्य यूरोपीय अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में किया जाता है। पहली बार यहाँ पर एक महेश नारायण बाबू के द्वारा ये प्रस्ताव दिया जाता है कि बिहार को बंगाल से पृथक करके अलग से एक प्रांत बना दिया जाए। आज की क्लास का मैं यहीं एंड कर रहा हूं। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आप सभी लोग, ये क्लास से आप संतुष्ट हैं, समझ में आ गई अच्छे से? जो मैटर मैंने टाइप किया है आपके सामने, जो मैं रख रहा हूं, क्या वो फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए? जो टुकड़ों में मैंने तोड़ने का प्रयास किया, तमाम जितनी भी मैंने अब अधिवेशन में ले रहा हूं, मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है एक एक बात पिन पॉइंट लेवल पर आपके सामने क्लियर होती चली जाए। मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा टिपिकल इसकी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कठिन इसकी नेचर है इस चैप्टर की, क्योंकि अधिवेशन बहुत है, इसीलिए मैं काफी वक्त ले रहा हूं। क्योंकि यदि इस चैप्टर पर आपका कमांड हो गया, समझ लीजिएगा पूरा आधुनिक भारत आपकी मुट्ठी में है। हमने बिल्कुल इस चैप्टर को तोड़ दिया है। अभी ये सप्ताह और चलेगी क्लास, चाहे मुझे शुक्रवार शनिवार को भी क्लास लेनी पड़े, लेकिन मैं इस सप्ताह में इस चैप्टर को पूरा करके ही रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। कल का अभी प्रयास तो मेरा यही रहेगा कि क्लास 8 बजे लग जाए। मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ तो मैं रिग्रेट या सॉरी फील करता हूँ उस चीज के लिए, लेकिन फिर भी आप 8 बजे का टाइमिंग को फिक्स मानकर ही चलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड नाइट।